हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अब हमें यह डिस्कस करना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था जिसकी वजह से वो लैग बिहाइंड था, वो पीछे रह रहा था अगर हम इसको कंपेयर करते थे किसी भी एडवांस कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। सो अब तक हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या फीचर्स थे, क्या करेक्टर्स थे, वो क्या रोल परफॉर्म करता था, किस सिचुएशन पर था बिटवीन 1951 टू 1991। अब थर्ड टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इट मींस इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेजरली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस। All these problems are the main reasons for the backwardness of Indian agriculture sector. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण वो बैकवर्डनेस में इन्वॉल्व था, यानी काफ़ी पिछड़ चुका था अगर हम इसको कंपेयर करते थे किसी भी एडवांस्ड कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। सो ये हमें मेजर रीजंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो मेजर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की गई हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करनी पड़ती थी। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। जितने भी यहां पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके फीचर्स के साथ मैच करेंगी, क्योंकि जो इसके फीचर्स थे वही उसकी प्रॉब्लम्स भी बनी है। सो फर्स्ट था लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स थे, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स थे, जितने भी फार्मर्स थे, उनके पास परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन नहीं था। इट मीन्स उनके पास एक परमानेंट सोर्स नहीं था इरिगेशन करने के लिए, जिसकी वजह से उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अगर रेनफॉल ज़्यादा होती थी तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती थी, और अगर रेनफॉल नहीं होती थी इन दैट केस उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाती थी। सो ये मेजर प्रॉब्लम थी कि इंडिया के पास एक परमानेंट सोर्स ही नहीं था और डेवलप भी नहीं किया गया। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज नो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास कोई एक प्रॉपर इरिगेशन का परमानेंट सोर्स अवेलेबल नहीं था। मैक्सिमम फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। ज्यादातर फार्मर्स डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर, हालांकि कुछ फार्मर्स के पास परमानेंट सोर्स अवेलेबल हो चुका था, लेकिन मैक्सिमम केस की हम बात कर रहे हैं जो कि डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर। इसीलिए इंडिया में प्रोडक्शन भी कम होती थी, प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। सेकंड हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इंडिया में जो फार्मर्स थे उनके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो पुअर थे, उनको फाइनेंस कोई भी प्रोवाइड नहीं करता था। अगर उनके पास फाइनेंस नहीं आएगा तो वो अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो उनको किसी भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस नहीं मिलता था। उनको क्या करना होता था, जो लोकल पर्सन्स होते थे, जो लोकल शाहूकार होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, उनके पास जाना पड़ता था मजबूर होकर। और जो मनी लेंडर्स होते थे उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से वो एक तरह से मनी लेंडर्स के पास जाने से फंस जाते थे। सो डेफिशिएंसी थी फाइनेंस की, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, दूसरा अगर उनको फाइनेंस चाहिए तो मनी लेंडर के पास ही जाना पड़ता था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनको फाइनेंस नहीं देते थे, इसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन इंडिया देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर्स। फार्मर्स को कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड करता। जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंस होता है, जैसे बैंक्स किसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनके पास ऑलरेडी काफी हाई अमाउंट का फाइनेंस अवेलेबल होता है। लेकिन फार्मर्स जिनको जरूरत है उनको ही फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता था। फॉर एनी फाइनेंशियल नीड्स
फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते थे उनके ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स तो उनको मनी लेंड करते ही नहीं थे। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यहां पर कौन से आते हैं? मनी लेंडर्स, शाहूकार्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फाइनेंस ड्यू टू फियर ऑफ लॉस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते थे, जो बैंक्स होते थे, वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर रहता था कि इनके पास कोई अमाउंट तो है नहीं गिरवी रखने के लिए, कुछ है ही नहीं इनके पास, तो ये ना हो कि हमारी सारी अमाउंट लॉस हो जाए। सो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करते थे, या फिर जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती थी उतनी प्रोवाइड ही नहीं करते थे। सो ऐसे थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब क्या है कि फार्मर्स अभी भी जो पुराने मेथड्स हैं उनको यूज कर रहे थे। इट मींस जैसे ओल्ड फार्मर्स अपनी फैमिली नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करते थे, वैसे ही 1951 से लेके 1991 तक मैक्सिमम केस ऐसे ही थे जिसमें कि फार्मर्स अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे थे। वो कमर्शलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे थे, या तो उनके पास फाइनेंस नहीं था या फिर कोई और रीजन। अब जब तक वो कमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं अर्न कर सकते, और अगर उनकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो वो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि अभी भी फार्मर्स ओल्ड मेथड्स यूज करते थे, यानी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करते थे जिससे उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी, और अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कन्वेंशनल आउटलुक मीन्स फार्मर्स आर स्टिल प्रोड्यूसिंग फॉर देयर ओन फैमिलीज। अभी भी फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे थे। दे आर स्टिल डूइंग सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड नॉट विलिंग टू एंटर इनटू कमर्शियलाइज्ड फील्ड। वो अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग ही कर रहे थे। इट मीन्स फैमिली की सेटिस्फेक्शन के लिए ही फार्मिंग कर रहे थे, सिर्फ उतनी प्रोडक्शन करते थे जितनी उनको रिक्वायर्ड होती थी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करते थे जिसको वो मार्केट में सेल कर पाए। सो क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे इसलिए उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट नहीं हो पा रही थी। दे आर प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर देयर फैमिली नीड्स एंड नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स विच विल प्रोवाइड हाई प्रॉफिट। वो अभी भी सिर्फ उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे थे जो उनकी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे राइस, व्हीट। ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जो मार्केट में सेल की जाती हैं, जिनको सेल करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जाती है, जो उनको हाई प्रॉफिट दे सकती हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिस लीड टू नो एक्स्ट्रा इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब क्योंकि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे इसलिए उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो भी नहीं कर सकते। सो ऐसे ही फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। ये पॉइंट हम फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया फार्मिंग में, इंडियन एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक जो फार्मर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास जो होल्डिंग्स थी, जो उसके पास लैंड अवेलेबल था फार्मिंग करने के लिए, एक तो वो स्मॉल साइज का था, दूसरा वो स्कैटर्ड था, यानी फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी। एक प्लेस पर उसके पास लैंड अवेलेबल नहीं था, एक लैंड यहां पर अवेलेबल है तो दूसरा लैंड किसी और प्लेस पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसके स्मॉल स्मॉल जो फार्म्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल उसके लैंड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर थे और वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज ही नहीं कर सकता था। सो अगर न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं यूज कर सकते थे तो अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते थे। सो ये फोर्थ प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके पास एक तो स्मॉल लैंड्स होते थे, दूसरा वो स्कैटर्ड होते थे। स्कैटर्ड मीन्स फ्रेगमेंटेड, और फ्रेगमेंटेड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल थे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं फार्मर्स आर हैविंग स्मॉल साइज ऑफ लैंड्स, सो दे आर नॉट एबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोडक्शन। फार्मर्स के पास क्योंकि स्मॉल साइज के लैंड अवेलेबल थे इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर सकते थे प्रोडक्शन करने के लिए। अलॉन्ग विथ स्मॉल they are having their lands at different locations।
एक तो उनके लैंड स्मॉल साइज के थे, दूसरा वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल थे। दिस लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। सिंपल है, अगर आपके पास एक लैंड अवेलेबल है और वो बिग साइज का है, एक ही लोकेशन पर अवेलेबल है, इन दैट केस आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो। इसके ऑपोजिट अगर आप स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स के बाद उनके मेजर प्रॉब्लम क्या थी, वो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर सकते थे और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही थी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेन रिलेशन। एग्रीगेन रिलेशन का मतलब यहां पर होता है रिलेशन बिटवीन कल्टीवेशन ऑफ लैंड, रिलेशन रिगार्डिंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सो ये एक रिलेशन होता था बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब जो फार्मर्स जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी प्रोडक्शन करने के लिए, उनको क्या करना होता था, जो लैंड ओनर्स होते थे उनसे लैंड रेंट पे लेनी होती थी, उनको रेंट पे करना होता था। रेंट पे करने के बाद जो लैंड उनके पास आ जाती थी यूज करने के लिए, उसको यूज करते थे, प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते थे। सेल करने के बाद जो सरप्लस उनके पास आता था उसमें से कुछ रेंट पे कर दिया और कुछ अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रख लिया या फिर एग्रीकल्चर में ही री इन्वेस्ट कर दिया। यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंड ओनर होता था, जो लैंडलॉर्ड होता था, वो हाई अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज करता था, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते थे उनके पास इतनी इनकम नहीं बचती थी कि वो री इन्वेस्ट कर सकें, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकें या फिर अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो कि कई बार अराइज होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता था, जमींदारी सिस्टम होता था, जिसमें कि जो पर्सन होता है जिसने फार्मिंग करनी है, जो फार्मर है, उसको कुछ आउटपुट का हिस्सा दे दिया जाता था ताकि वो अपनी फैमिली नीड्स सेटिस्फाई कर सके। उससे अच्छा तो ये वाला सिस्टम है जिसमें जो फार्मर होता है उसको रेंट पे करना होता है, लेकिन ये भी एक बेकार सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें रेंट की अमाउंट इतनी हाई कर देते थे लैंडलॉर्ड्स कि उसके पास इतना सरप्लस बचता ही नहीं था कि वो री इन्वेस्ट कर सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द लैंडलेस फार्मर्स टुक द लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ऑन अ रेंट। जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे जिनके पास अपनी लैंड अवेलेबल नहीं होती थी, उनको लैंड एक्वायर करनी होती थी लैंडलॉर्ड पर्सन से रेंट बेसिस के ऊपर। लैंडलॉर्ड चार्जेस हाई अमाउंट ऑफ रेंट, और लैंडलॉर्ड क्या करते थे, हाई अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं बचती थी। दिस लेड टू नो एक्स्ट्रा इनकम फॉर द एक्चुअल फार्मर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। सो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ करने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं बचती थी। लास्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। इंडिया में जो एग्रीकल्चर की जाती थी, एग्रीकल्चर करने के बाद, इट मीन्स प्रोडक्शन करने के बाद उसकी मार्केटिंग करनी जरूरी है। मार्केटिंग करना मीन्स उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि उनको सेल किया जा सके। जो फार्मर्स होते थे वो इतने पुअर होते थे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बियर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, जो लोकल पर्सन्स होते थे उनको वो सेल कर देते थे चीप रेट पर, सस्ते दामों पर उसको सेल कर देते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी और जिनको सेल करते थे वो आगे हाई प्रॉफिट अर्न करते थे, उनको मार्केट में ज्यादा अमाउंट पर सेल करके। कुछ फार्मर्स की ये भी मजबूरी होती थी कि उनको लैंड, जो पर्सन्स होते हैं, जो शाहूकार होते हैं, उनसे उन्होंने लोन लिया होता है, तो उनकी लोन अमाउंट रीपे करने के लिए उनको वो फसल, वो प्रोडक्शन उस लैंड पर्सन यानी उस ओनर को सेल कर देनी पड़ती थी जिसने की अमाउंट पे की होती थी, जिसने लोन दिया होता था। सो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम था ही नहीं। जो फार्मर्स होते थे उनको लोकल लैंडर को अपनी अमाउंट, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सेल करनी होती थी यानी प्रोडक्शन, या फिर उनको शाहूकार को वो सेल करनी होती थी ताकि जो लोन उन्होंने रिसीव किया है उसको डिक्रीज करवाया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर मार्केटिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स प्रोडक्शन। जो छोटे फार्मर्स होते थे उनकी प्रोडक्शन की मार्केटिंग करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बनाया गया था।
ड्यू टू पॉवर्टी एंड हाई डेट बर्डन दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्शन एट रिड्यूस्ड प्राइसेस। एक तो वो पुअर थे, दूसरा उनके पास कर्जा बहुत ज़्यादा था, उन्होंने शाहूकार से जो पैसे लिए हुए थे उनको वापस भी करना था, इसलिए उनको कम दामों पर अपनी प्रोडक्शन सेल करनी पड़ती थी। So overall, in conclusion, we can say that there are lot of problems which agriculture sector is facing in India. They are facing these problems from the production till the marketing. यहाँ पर हमें कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो जाती है? प्रोडक्शन करने से लेके मार्केटिंग तक ये चलती रहती हैं। प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, जो उनके पास लैंड्स हैं वो स्मॉल हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। सो प्रोडक्शन से लेकर लास्ट टिल मार्केट में सेल करने तक उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर आप फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेपरेट चैनल जोली कोचिंग को प्रेफर कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।